आज एक तेज धूप वाला दिन है। सूरज बहुत तेज चमक रहा है। कैंप के सभी गार्ड अपने अपने ड्यूटी पर लगे हुए हैं। तभी कैंप के एक दुकान में एक गार्ड के प्रवेश करते ही सभी चौकन्ने हो जाते हैं। गार्ड पूछता है, तो क्या जूते तैयार हैं? जैकब घबराहट में अपने आप को संभालते हुए जूता निकालता है और कहता है, जी ये हो गया। सुनो जैकब, गार्ड ने जूते आजमाते हुए कहा, 5 दिनों में मैं जर्मनी जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी पत्नी के लिए एक जोड़ी जूते बनाने होंगे, बस याद रखना। तभी जैकब का दूसरा साथी जेम्स ने कहा, मुझे उम्मीद है आपकी जीवन साथी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। और इसी क्षण जैकब का तीसरा साथी अरकडी उस सैनिक अधिकारी पर चाकू से वार करता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। वे तीनों मिलकर लाश को पैरों से खींचकर कोने में ले जाकर कपड़ों से ढक देते हैं और खून के ऊपर रेत डाल देते हैं। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। 1942 नाजी जर्मनी कब्जे वाले पोलैंड के क्षेत्र में स्लोवेक डूजी गांव के पास जंगल में स्थित एक मौत का कैंप सोबिबोर, जिसे नाजियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार के लिए बनाया गया था। इस शिविर में जो कुछ हुआ वह था हैवानियत का नंगा नाच, जो दुनिया भर की मानवता को शर्मसार कर देने वाला था। ये कैंप बिल्कुल रेलवे स्टेशन के करीब बनाया गया था, जो लगभग 33 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा आयताकार क्षेत्र जितना बड़ा था। चारों ओर कांटेदार तारों से घिरा हुआ था। मुख्य दरवाजे को छोड़कर तीनों ओर 50 फुट चौड़ी बारूदी सुरंग बिछी हुई थी, ताकि कोई भी कैदी अगर भागने की कोशिश करे तो मारा जाए। ऑपरेशन रेन हार्ट के हिस्से के रूप में स्थापित 4 विनाश शिविरों में से एक था सोबिबोर। सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण के बाद जर्मनों ने यूरोप भर के यहूदी बस्तियों से यहूदियों को जबरन श्रम शिविर में भेजना जारी रखा। सोबिबोर कैंप के निर्माण के बाद से मई 1942 में यूरोप के अलग अलग हिस्से से ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह भर भर कर यहूदियों को लाना शुरू कर दिया जाता है। उन्हें ट्रेन से खींच कर स्टेशन पर उतारा जाता है। उनके सभी सामानों को उनसे ले लिया जाता है तथा उसी समय महिला, बच्चे, बूढ़े और युवकों को अलग समूह में बांट दिया जाता है। साथ ही साथ सभी लोगों से उनके हुनर या कौशल के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन लोग किस काम में माहिर है, जैसे कि कपड़ा सिलना, बाल काटना, खाना बनाना, जूते बनाना, जेवर बनाना और वैसे बाकी सब काम जो नाजियों के काम आ सके। इन सभी हुनरमंद लोगों को अलग अलग ग्रुप बनाकर कैंप में ले जाया जाता है। बाकी बचे सभी लोगों को, जिनमें महिला, छोटे छोटे बच्चे तथा बूढ़े और बीमार लोगों को इलाज और संक्रमण से बचाने के बहाने से कैंप के भीतर ही एक अलग गोपनीय स्थान पर ले जाते हैं और उन सभी को नंगा कर नहाने के बहाने से एक बड़े से चैम्बर में ले जाते और चैम्बर को बाहर से बंद कर जहरीली गैस छोड़ दी जाती। सभी लोग तड़प तड़प कर जान दे देते। थोड़ी देर बाद मरे हुए और अधमरे लोगों को जलती हुई आग की भट्टी में डालकर जला देते। सोबिबोर कैंप में लगातार इसी तरह की मौत का तांडव चलता जा रहा था। एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक सोबिबोर में मारे गए कैदियों की संख्या लगभग 1,70,000 से 2.5 लाख थी। दरअसल एक राजनीतिक विचारधारा जिसे जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने प्रारंभ किया था। हिटलर का मानना था कि जर्मन आर्य हैं और विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको सारी दुनिया पर राज करने का अधिकार है। हिटलर के मुताबिक अन्य गोरे लोग भी मिश्रित प्रजाति के हैं, इसलिए जर्मन लोगों को यह नैसर्गिक अधिकार है कि वे काले एवं पीले लोगों पर शासन करें। हिटलर का यह मानना था कि यहूदी देश का भारी शोषण कर रहे हैं, अतः वे उनसे बहुत घृणा करता था, जिसके चलते सदियों से वहां रहने वाले यहूदियों को अमानवीय यातनाएं देकर मार डाला गया। बहरहाल रेलवे स्टेशन से सभी यहूदियों को सोबिबोर लाया जाता है। कौशल के हिसाब से सभी कैदियों को अलग अलग वार्ड व बैरक में भेज दिया जाता है। काम में जरा से भी सुस्ती आने पर कोड़ों से मार मार कर जान ले ली जाती है। हर पल मौत की दस्तक देने वाला ये सोबिबोर कैंप की दिनचर्या कुछ इसी तरह बीतती है। यहाँ एक समय में लगभग 600 गुलाम मजदूर रहते थे, जिन्हें शिविर के संचालन में सहायता करने के लिए मजबूर किया जाता था। गुलाम कैदी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते थे। बीच में एक छोटा सा लंच ब्रेक होता था। कैदी आबादी में सुनार, पेंटिंग, बागवानी या सिलाई जैसे विशेष कौशल वाले कई मजदूर शामिल हैं। इन कैदियों को केवल शिविर के संचालन में मदद करने के लिए जिंदा रखा गया। छोटे कैदी आमतौर पर नाजियों और चौकीदारों के लिए सफाई करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम करते थे। विशेष रूप से सबसे भयावह काम नाइयों का था, जो गैस चैम्बर की ओर जाने वाली महिलाओं के बाल काटते थे। ये काम अक्सर युवा कैदी को थोपा जाता था ताकि उन्हें और नंगी महिलाओं को अपमानित किया जा सके। यहाँ पर कैदी नींद की कमी, कुपोषण, कठोर श्रम और लगातार पिटाई के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित होते जा रहे थे।
मौत के भय से जिंदा लाश बनते जा रहे थे। बालों में जू, त्वचा संक्रमण और सांस की बीमारी से पीड़ित थे। कभी कभी तो टाइफाइड ने भी कैदियों को अपने चपेट में ले लिया। बीमारी या चोट के संकेत मिलते ही कैदियों को 3 दिन में ठीक होने का समय दिया जाता था। 3 दिन बाद भी असमर्थ लोगों को गोली मार दी जाती थी। लेकिन इतनी अमानवीय त्रासदी और जीवन जीने की तमन्ना छोड़ चुके गुलाम कैदियों में से कुछ ऐसे लोग भी थे जो गुलामी की जंजीर को तोड़ डालना चाहते थे और पूरी दुनिया को बता देना चाहते थे मौत का कैंप सोबिवोर के बारे में। इसी बीच 1943 की गर्मियों में यह अफवाहें फैलने लगी कि जल्द ही सोबिवोर शिविर को बंद कर दिया जाएगा। कैदियों ने समझ लिया कि सबकी मौत अब निश्चित होगी, क्योंकि वेल्जेक कैंप कैदियों के आखिरी ग्रुप को सोबिवोर में उनके शिविर को नष्ट करने के बाद हत्या कर दी गई थी। क्योंकि वेल्जेक कैदियों ने अपने कपड़ों पर एक मैसेज को सील दिया था, हमने वेल्जेक में 1 साल तक काम किया और हम नहीं जानते थे कि हमें आगे कहां भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जर्मनी होगा, पर अब हम सोबिवोर में हैं और जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है। सावधान रहो, तुम भी मारे जाओगे। इन भय और अफवाहों के बीच भागने की योजना को लेकर एक टीम बनाने की शुरुआत होती है, जिसका नेतृत्व लियोन फेल्ड हैंडलर करते हैं। उन्होंने नए आगंतुक रूसी यहूदी सैनिक अलेक्जेंडर पेचेस्की पर नजर रखना शुरू करते हैं, ताकि रूसी सैनिक को अगर योजना में शामिल कर लें तो योजना के सफल होने का चांस ज्यादा होगा। जब लियोन को अलेक्जेंडर पर पूर्णतः विश्वास हो गया, तब उसने योजना साझा की। सबसे पहले उन्होंने कारपेंटर के वर्कशॉप से सुरंग बनाने की योजना पर चर्चा की, लेकिन योजना काफी रिस्की, कठिन और लंबा समय लगने वाला था, इसलिए सुरंग का विचार छोड़ दिया गया। इस बीच अलेक्जेंडर को लकड़ी काटने के लिए 1 ब्रिगेड को सौंपा गया। लकड़ी काटते समय उन्होंने गैस चैम्बर से एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनी, माँ माँ। यह सुनते ही अलेक्जेंडर को अपनी बेटी एल्सा की याद आ गई। दिमाग में एक सिहरन सी दौड़ गई और शरीर गुस्से से कांपने लगा। तभी अलेक्जेंडर ने फैसला किया कि योजना केवल भागने की नहीं हो सकती, बल्कि विद्रोह करना होगा। अगले सप्ताह अलेक्जेंडर और लीटमैन ने योजना को अंतिम रूप दिया। विद्रोह 14 अक्टूबर 1943 को दोपहर में शुरू होता है। योजना 2 चरण में चला। पहले चरण में कैदी एसएस अधिकारियों को शिविर के आसपास एकांत स्थानों में ले जाएंगे और उन्हें मार डालेंगे। दूसरा चरण शाम के रोल कॉल पर शुरू होगा। शाम 4 बजे डिप्टी कमांडेंट एसएस जोहान नीमन अपने घोड़े पर सवार होकर दर्जी के बैरक तक पहुंचते हैं। योजना के मुताबिक मुख्य दर्जी ने मारे गए यहूदी से ली गई चमड़े के जैकेट को सही नाप में फिट करने के लिए नीमन से अपॉइंटमेंट तय कर रखी थी। नीमन दर्जी के बैरक में प्रवेश करते और जैकेट को देखकर प्रशंसा कर ही रहे थे कि उसकी नज़र एक रूसी कैदी पर पड़ता है जो कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। इससे पहले कि नीमन को उस पर शक हो, दर्जी ने बात संभालते हुए नीमन को संतुष्ट कर दिया कि वह टेबल की मरम्मत करने आया है, और दर्जी ने चतुराई से जैकेट पहनाने के बहाने उसका पिस्तौल भी टेबल पर रखवा दिया। दर्जी ने नीमन को जानबूझकर पीछे मुड़ने को कहा ताकि जैकेट की सही फिटिंग देख सके। नीमन के पीछे मुड़ते ही दोनों कैदी ने नीमन का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके शरीर को मेज के नीचे धकेल दिया और खून को रेत से ढक दिया गया। अगले 1 घंटे में लगभग हर 6 मिनट पर एक एसएस अधिकारी मारा जाता है। एंगेल और पोजेस्की एक साथ प्रशासन भवन में घुसते हैं और बैकमैन पर चाकू से हमला कर डालते हैं। बैकमैन के मुर्दा शरीर को दोनों ने मिलकर डेस्क के नीचे धकेल दिया। जब आजादी के लिए हत्याएं बढ़ रही थी तो बॉरगेलर चौकीदार की बैरक में घुसकर 6 राइफल और गोला बारूद कंबल में लपेटकर चुरा लाता है। शाम 5 बजे बिगुल बजने के बाद उन्होंने रूसियों को राइफल सौंप दी और एक राइफल अपने पास रख ली। जैसे जैसे रोल कॉल का समय करीब आता जा रहा था, अलेक्जेंडर की चिंता बढ़ती जा रही थी। योजना के अनुरूप हत्याएं हुई, लेकिन शिविर का सबसे खतरनाक अधिकारी कार्ल फ्रेंजेल अभी भी जीवित था। जल्द ही विद्रोह का खबर फैल जाएगा। इसी उहापोह में अलेक्जेंडर और लीटमैन ने अंततः कैंप से निकलने का फैसला लिया और अलेक्जेंडर ने बिगुलर यहूदी को बिगुल बजाने के लिए भेजा। शुरुआती बिगुल की आवाज से कैदी भ्रमित हो गए और वापस जाने के लिए बेतरतीब ढंग से इकट्ठा हो गए। फेल्ड हैंडलर को चिंता थी कि उनकी असामान्य और अव्यवस्थित लाइनअप को देखकर कहीं गार्डों को संदेह न हो जाए, इसलिए वे खुद ही कैदियों को पंक्तिबद्ध कर मार्च का नेतृत्व कर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सभी कैदी हाजिरी यार्ड में एकत्र हुए, उनके बीच विद्रोह की खबर फैल गई। यह देख अलेक्जेंडर बिना समय गवाए सामने से सभी कैदियों को संबोधित करते, हमारा दिन आ गया है, अधिकांश जर्मन मर चुके हैं, आइए सम्मान के साथ मरें। याद रखें, अगर कोई बच गया तो उसे दुनिया को बताना होगा कि यहाँ क्या हुआ है।
संबोधन खत्म होते ही कैदी तितर बितर होकर भागने लगे। कैंप के बहुत सारे कैदियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। अलेक्जेंडर और फेल्ड हैंडलर कैदियों को बाहर निकालने की कोशिश में यार्ड के चारों ओर भागे, लेकिन 159 कैदी फिर भी वहीं रुके रहे, क्योंकि विद्रोह में मारे गए अधिकारियों के बारे में सभी कैदियों को पता नहीं था। लोगों को जिस भी दिशा में लगा भागते जा रहे थे। चौकीदारों ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ कैदियों ने मारे गए अधिकारियों से ली गई पिस्तौल से चौकीदार को गोली मार दी। इन कैदियों ने बाढ़ लांगी, खाई पार की और खदान के रास्ते जंगल की ओर भागने लगे। बारूदी सुरंग के फटने से कुछ लोगों की मौत हो गई। एसएस अधिकारी फ्रेंजल, जो मारा नहीं जा सका था, उसने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। लोग तितर बितर होकर बस दौड़े जा रहे थे। उन्होंने मुख्य द्वार को रौंद दिया और बाहर निकल गए। खादानों की तरफ भागते हुए कैदी कटीले तारों में फंस गए। इस मौत के खिलाफ विद्रोह में लगभग 300 कैदी जंगल में भागने में सफल रहे। जो 159 कैदी कैंप में ही रुक गए थे, उन्हें 15 अक्टूबर को गोली मार दी जाती है। डच इतिहासकार और सोबिबोर उत्तरजीवी जूल्स सेल्विस के मुताबिक सोबिबोर विद्रोह में 158 कैदी मारे गए। अन्य 107 कैदियों को उनका पीछा करने वाली पुलिस यूनिट द्वारा मार दिया गया। विद्रोह के दिन से 8 मई 1945 के बीच तक अन्य कारणों से लगभग 53 विद्रोहियों की मौत हो जाती है। 19 अक्टूबर 1943 को एसएस प्रमुख हिमलर के आदेश से शिविर को बंद कर दिया जाता है। शिविर को नष्ट करने के लिए यहूदी गुलाम कैदियों को ट्रेवलिंका कैंप से सोबिबोर लाया जाता है। उन्होंने गैस चैम्बरों और शिविर की अधिकांश इमारतों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन कुछ बैरक को उपयोग के लिए छोड़ दिया जाता है। काम अक्टूबर के अंत तक समाप्त हो चुका था। ट्रेवलिंका से लाए गए सभी गुलाम यहूदी कैदियों को 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच गोली मार दी जाती है। दरिंदगी और हैवानियत से भरी समूची मानवता को शर्मसार करने वाली इस कृत्य के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से लाइक कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।